दार्जिलिङमा भाजपा सांसद राजु बिष्टलाई स्थायी राजनीतिक समाधानको मुद्दालाई पार लगाउन निकै कठिन लागेको छ। यसैकारण उनले पीपीएस सजिलो भए धेरै अघि नै समाधान भइसक्ने थियो भन्ने बताए। आज दार्जिलिङको मोटर स्ट्यान्डमा भाजपाद्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा अघिको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै बिष्टले मोदी छ त सबै सम्भव छ भन्ने सबैले सुनेको हो भन्दै देशमा मोदी सरकारले धारा 370 हटायो, सीएए कानून पनि लागू गर्यो, ट्रिपल तलाक हटायो। यसरी नै पीपीएस सजिलो भए अस्ति नै समाधान भइसक्ने थियो भनेर उनले बताए। जय गोर्खा। सांसदले बेसी बोलो अरे। म हेर्नुहोस्, दिल्लीमा झिंगा मार्न गएको थिइन, दिल्लीका काला मच्छर मार्न गएको थिइन, गोर्खाका लागि बोल्न गएको थिए। अझै पनि बोल्छु, कसैका बाउले पनि रोक्न सक्दैन। आज हेर्नुहोस्, शहीद परिवारको कति अपमान हुँदैछ। म राजनीतिमा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि, पैसा कमाउनका लागि या कुर्सी या नेता बन्नका लागि आएको थिइन। फेरि अहिले एमपी रिजाइन गर्नुपर्छ पनि भन्दैछन्। सम्बोधनमा एकछिनमा गरौँला है छोरी। तर हेर्नुहोस्, म अब रिजाइन दिन्न। गोर्खाको सपना पनि पूरा हुन्छ, अवश्य हुन्छ। मोदीजीले नै सरकारको सपना पूरा गर्छन्। कतिलाई ढाक्नुहुन्छ, कतिलाई ठग्नुहुन्छ। शहीदको परिवारलाई मञ्चमा बसेर नाच गाना यहाँ चलिरहेछ। कति अपमान हो त शहीदका परिवारका लागि, सोच्नुहोस् त। के गर्नुभयो तपाईँले शहीदका परिवारलाई? शहीदको परिवारको नाम लिएर हमेसा भोट जित्नुभयो, तर तपाईँले आज हेर्नुहोस् शहीदको परिवारको अवस्था र शहीदको परिवारको अवस्था कस्तो छ। You are right, sir. दुःख लाग्छ यस्तो प्रकारको राजनीति आज पहाडमा देख्दाखेरि। खुला खुला कुरा गर्छन् मञ्चदेखि। टीएमसी का नि भन्दैछन् खेला हो बे, खेला हो बे। 3 महिना पर्खिनुहोस्, असली खेला तब हुन्छ। मंच पे उपस्थित हमारे पश्चिम बंगाल के यशस्वी अध्यक्ष और साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय दिलीप दा, अर्जुन दा जो मेरे बड़े भाई भी है, सांसद भी है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के उपसभापति भी हैं, मन घिसिङ दाजू, जीएनएलएफ का अध्यक्ष जो, नीरज जिम्मा जो, हमारा मोटा भाई विधायक कल्याण देवानज्यू, हमारा सभासद स्वराज थापाज्यू, मनोज देवानज्यू, रोकाज्यू, बीपी बजगाईज्यू, सावन रायज्यू, एलएम लामाज्यू, बीजेपी का जीएनएलएफ का सबै नेता व कार्यकर्तागण र सबै दार्जिलिङ पहाडका आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई मेरो गोर्खे सलाम। आज यो परिवर्तन यात्राको पहाडमा दोस्रो दिन हो। धेरैका मनमा हुन सक्छ यो परिवर्तन यात्रा चाहिँ के हो भनेर। हेर्नुहोस्, यही परिवर्तन यात्रा हो जसले गोर्खाको सपना आउँदो दिनमा अवश्य पूरा गर्नेछ। यो परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगालको भ्रष्ट अहंकारी भ्रष्टाचारी यो फुपूलाई खेद्ने यो परिवर्तन यात्रा हो। यो परिवर्तन यात्रा गोर्खा जातिलाई बचाउने परिवर्तन यात्रा हो। हेर्नुहोस्, आज पहाड मासेका छन्। हामीहरुका ठुलदाई, मालदाई, सालदाई तीनटै दाइले पहाड मासिरहेका छन्। अहिले सालदाई के भन्दैछन्? पैसा सिन्टेक्समा हालो, सिन्टेक्समा पैसा खाँदेका छन् र युवा बेरोजगार भए अरे। ती सिन्टेक्समा हालेका पैसा निकाल्नु रोजगार युवाले आफै पाइहाल्छन्। एउटा होस् कि दुईटा होस्, दुईटैले मूर्ख बनाइरहेको छ पहाडलाई। हेर्नुहोस्, यो प्रकारको अवस्थामा परिवर्तन हुनुपर्छ। हामीले साँचो राजनीति गर्नुपर्छ, ठग्नु हुँदैन। आजसम्म हामीले केही पनि पाएका छैनौँ हाम्रा देशबाट, आउँदो दिनमा हामीले पाएको हुनुपर्छ। त्यतातिर त्यो सोचेर हामीले राजनीति गर्नुपर्छ। अनि हामीले केही नपाएको कारण हामीहरूको जनता पहाड र तराई डुवर्सको जनता होइन, हामीहरूका नेताले गर्दा हो। दिल्ली पुगिसक्दा उनीहरूलाई पैसा चाहिन्छ। के को गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ उनीहरूलाई? खाली पैसा खोज्छ, खाली पैसा।
यहाँ आउनेमा कुरा गर्छ, ठुला ठुला कुरा गर्छ, तर दिल्लीमा गएर हमेसा पैसा मात्रै खोज्छ, केही पनि दिएन भन्छन्। अझै हेर्नुहोस्, म भेद खोलेका दिन सबै बताइदिन्छु, भेद खोलेका दिन म सबै बताइदिन्छु, कति नम्बरको जुत्ता लगाउनुहुन्छ त्यो पनि म बताइदिन्छु। हामीहरूका दार्जिलिङका काउन्सिलर जाँदाखेरि दिल्लीका कुन होटलमा टोइलेटमा बसेर 2 घण्टा लुक्नु भएको थियो, त्यहाँबाट निकाल्ने राजु बिष्ट हो, म त्यो पनि बताइदिन्छु। यी सबै प्रकारका राजनीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, आज दार्जिलिङ समस्त गोर्खा जाति 1.5 करोड भन्दा बेसी गोर्खा जातिको लागि एउटा मुटु हो, मुटु। यो खाली राजनीति खेल्ने, राजनीति गर्ने स्थान मात्र होइन, हामीहरूका लागि दार्जिलिङ एउटा आध्यात्मिक सांस्कृतिक स्थल पनि हो। धेरै आस्था अपेक्षा राखेका छन् समस्त 1.5 करोड गोर्खाहरूले हामीमाथि, तपाईहरूमाथि। तर यस्तै हामीहरूका लोधरे जस्ता नेताले गर्दा आजसम्म 1.5 करोड गोर्खाले पनि दुःख पाइरहेको छ। मलाई त कसैको डर छैन, मेरो बाउको पनि डर छैन मलाई। हेर्नुहोस्, म साँचो बोल्छु, हामीहरूका अध्यक्ष पनि बसेका छन् माझमा मञ्चमा, मलाई अझै पनि पार्टीभन्दा मेरो जातिको माया छ। र यो प्रकारको सकारात्मक एउटा पोजिटिभ हामीहरूले राजनीति पहाडमा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जनताले नेतामाथि अहिले पनि भरोसा गरिरहेका छन्, आउँदो दिनमा पनि गर्छन्, किनभने राम्रा नेता पनि छन्। सबै लोधर जस्ता नेता मात्र होइनन्, राम्रा पनि छन्। गर्छु, मेरा आइडल हुन्। म त बेला बेला मेरा जिम्मेजीलाई भन्ने पनि गर्छु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँका साथमा मैले काम गरेको थियो भने चाहिँ यति बेसी पर्खिनु पनि पर्दैन थियो, मिलिहाल्थ्यो, यता पनि मिल्थ्यो, उता पनि मिल्थ्यो, दुईपट्टि नै मिल्थ्यो। उहाँलाई म किन प्रणाम गर्छु भने हेर्नुहोस्, 80 को दशकमा मलाई थाहा छ, म जन्मेको त थिइनँ तर सुनेको, आज नर्थ इस्टका गोर्खामाथि कति दुःख र मर्म परेको छ म बुझ्छु, किनभने म मणिपुरदेखि आएको। मैले सानै केटाकेटी हुँदै घर छोडेर दिल्लीतिर भाग्नु किन पर्यो मलाई थाहा छ त्यो। आज अरुणाचलको गोर्खाको पनि त्यस्तै अवस्था छ। 1962 देखि लिएर 68 सुबुन 6 साल करिब 3.5-4 हजार गोर्खालाई त्यहाँनिर बोर्डरमा बसाए, तर आज उनीहरूको अवस्था, उनीहरूको बारेमा बोलिदिने कोही पनि छैन। दार्जिलिङमाथि आस्था गरेर हेर्छन्, तर दार्जिलिङ माथा त यही पहाडको 3टा धुम्चो मात्रै हेरेर बसिरहेको छ। के को 1.5 करोड गोर्खा के बोल्दा चाहिँ सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खा भन्छ, तर अल्टिमेटली 3टा सिट जित्नका लागि जति पैसा पाइन्छ त्यतिमै ऊ राजी छ, अरू उसलाई केही पनि चाहिँदैन। त्यही भएर यो प्रकारको जुन अवस्था हामीहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ। स्वर्गीय सुभाष घिसिङजीले 80 का दशकमा 1 लाख भन्दा बेसी गोर्खालाई नर्थ इस्टदेखि फ्रेक्दा बाघ जस्ता उहाँ गर्जेका थिए, बाघ जस्ता गर्जेका थिए। आज धेरै प्रकारका कुरा हुँदैछन् पहाडमा। बेला बेला त म छक्कै पर्छु, बिजेपीलाई दोष दिन्छन्, मोदीजीलाई दोष दिन्छन्। मोदीजीले चाहिँ के बिगार्दियो, बिजेपीले चाहिँ के गर्दै, आजसम्म त बिजेपी थिँदै थिएन त। विमल गुरुङ जिन्दाबाद भन्दै कुदिरहेको थियो बिजेपीका कार्यकर्ता पनि सँगसँगै। ल दाइ तिमी नै राजनीति गर, पहाडको हाम्रो देशको गर्छौ, मिलेर काम गरौँ भन्नु, तर केही पनि भएन। हेर्नुहोस्, आज बिजेपीलाई दोष दिन्छन्, शहीद कसले बनायो भन्नुहोस् त, कसले दिएन? शहीद बनाउने को? बिजेपी हो, ममता बेनर्जी हो, ममता बेनर्जी। चिया बगान मास्ने को? ममता बेनर्जी। यहाँ पिउने पानी, शुद्ध पानी घरमा छैन, जिम्मेदारी कसको हो? ममता बेनर्जीको। आज कालिम्पोङमा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ त म छक्कै परे, हिजो कालिम्पोङ गएको त स्कुललाई बन्द गरेर शपिङ कम्प्लेक्स बनाउँदैछ। हेर्नुहोस्, म जुन दिन त्यसको असली दस्तावेज कागज पाउँछु नि, कोही पनि बाँच्नेवाला छैनन्, सबै जेलमा जान्छन्। मैले बस प्रमाण मात्रै पाऊँ अनि मामाको घर चाहिँ सबैले जानुपर्छ। जसले बदमासी गरेको छ, अब केही खेला चल्दैन, कानुनको राज हुन्छ, विकासको राज हुन्छ र दार्जिलिङमा पनि विकासकै राज हुन्छ। हेर्नु, आज शिक्षा मास्ने, सिंफोना बगान मास्ने, जे पनि हामीहरूसँग छ सबै मासे।
चिया बगान पनि मास्दै छन्। हेर्नुहोस्, चिया बगानको अवस्था पनि ठिक छैन। जे पनि प्रकृतिले पहाडमा दार्जिलिङमा हामीलाई दियो ती सबै मास्दै गए। तराई र डुवर्सका जनतालाई त अस्ति नै मासिसके। भोट माग्दा खाँचो पर्दा मात्रै तराई र डुवर्सतिर डुल्ने गर्छन्, अहिले पनि डुलिरहेका छन्। भोट आउँदैछ, 3 महिना डुल्छन्, लिफाफामा 10,000 हाल्दै दिँदै गर्छन्। तर 3 महिना बितिसकी न त तराईको कुरा गर्छन् न त डुवर्सको कुरा गर्छन्। यही 3टा सेट हेरेर एउटा व्यवस्था पक्रियो, त्यही ममता दिदीको सहारामा, अनि त्यही बसिरहेका छन्। मैले त के भन्छु भने त्यही गर्नु थियो भने 2017 मा आन्दोलन किन गर्नु थियो? सही किन बनाएको थियो? अगर जिटिए चलाउनु थियो भने चलाइराख्दा भइरहेको थियो त त्यतिखेर पनि केही बिग्रेको थिएन। तर यो प्रकारको जुन आज स्थिति छ, हेर्नुहोस्, आज भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदीजी प्रति, मनमोहन घिसिङजी प्रति, पहाडको जनताको सबै हामीहरूको एलायन्सका पार्टीहरू उहाँहरूका शीर्ष नेतृत्वप्रति धेरै आस्था राखेका छन्। हेर्नुहोस्, हामीहरूले चाहिँ मिलेर काम गर्नुपर्छ, साँचो राजनीति गर्नुपर्छ, पैसाको राजनीति गर्नु हुँदैन। कति महँगो छ दार्जिलिङमा राजनीति गर्न, म त हात्ते। मान्छे पनि बटुल्नु अरे, गाडी पनि पठाउनु अरे, खसी र मासु पनि खिलाउनु अरे, भात पनि खिलाउनु अरे, अनि फर्किँदाखेरि चिया पनि पिलाउनु। हेर्नुहोस्, यो हुँदैन। ती पैसा हामीहरूका गरिब दुखी सबै जनतालाई दिनुपर्छ। जनतालाई हेर्नुहोस्, यहाँ त राजनीति चुनाव हुँदाखेरि यहाँ 3, 4, 6 महिना त व्यापार जस्तो हुन्छ, व्यापार जस्तो। यो सबै हामीले बन्द गराउनु पर्छ। पवित्र राजनीति गर्नुपर्छ। समस्त 1.5 करोड गोर्खालाई लिएर हामीहरूले काम गर्नुपर्छ। 1-2वटा कुरा अझै राख्न चाहन्छु। गोर्खा बटालाइन ममता फुपूले बनाइदिन्, धन्यवाद छ। तर 123 वडामा 4 जना मात्रै गोर्खा अरे, अरू गोर्खा जान्दै जान्दैनन्। यही प्रकारको धोका बारम्बार भएको छ। हेर्नुहोस्, आउँदो दिनमा पनि हुन्छ, विश्वास नगर्नुहोस्। विमल दाजुले आज भोट माग्नु हुँदैछ, उहाँका लागि होइन दाजु, माया त तपाईको निकै लाग्छ मलाई अहिले पनि। तर हेर्नुहोस्, तपाईलाई भोट दिन्नौ किनभने तपाईलाई भोट दिनु भनेको त्यही बुढी आमाले यहाँ मुख्यमन्त्री बनाएर बस्नु मान्दैनौ, बिल्कुल मान्दैनौ, मान्दैनौ। पहाडको कुनै पनि जनताले मान्दैन। तपाई आउनुहोस्, खदा लाइदिउँला, तर भोट चाहिँ नाइ टाटा बाई बाई भोट चाहिँ हामी दिँदैनौँ। भारत सरकारले के गरे भन्ने धेरै कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, मोदी जी है तो संभव है भन्ने सुनिराख्नु भएको छ। धारा 370 पनि हट्यो, सीए कानुन पनि लागू भयो, ट्रिपल तलाक पनि हट्यो, बोरोल्यान्डको इस्युहरू पनि सबैको समाधान भयो। हामीहरूको पनि सजिलो थियो भने अस्ति नै हुने थियो। हेर्नुहोस्, हामीहरूको जे पनि समाधान हो नि, पीपीएस, म धेरै हातेको छुइनँ, 24 छु नि त चौकीदार छु, म बसेको कुर्सीमा म छु। हेर्नुहोस्, म धोका दिन्न। मैले कसैसँग पैसा पनि मागेको छैन, समर्थन पनि मागेको छैन। म 5 सालका लागि सांसद हो। गोर्खाका छोराले चाहेर गर्छ भन्ने चाहिँ म प्रमाण गरेरै छोड्छु। हामीहरूको जे पनि समाधान होस्, त्यसमा हामीहरूको भारतको संविधानले गर्ने खालको समाधान हो। हेर्नुहोस्, त्यही भएर त्यसमा समय लाग्छ। तपाईहरु चिन्ता नगर्नुहोस्। जहाँसम्म 11 जनजातिको कुरा छ, इलेक्सन अगाडि कि पछाडि भन्ने एउटा धेरै प्रकारको कुरा हुँदैछ। मलाई थाहा छ तपाईहरु अगाडि नै चाहनुहुन्छ, भोलि नै चाहनुहुन्छ, पर्सि नै चाहनुहुन्छ। म पनि त्यही चाहिरहेको छु। गृहमन्त्रीजीलाई पनि भेटे, दिलीप दालाई पनि भेटे। अघि डान्स हेर्नुभयो तपाईले, त्यसको ड्रेस हेर्नुभयो, अब झट्टै दिइहाल्नु त। अगाडि भएन भने भोट हार्छ। दिलीप दाले पनि धेरै हेर्नुहोस्, तपाईहरु निश्चित बस्नुहोस्। तपाईको चौकीदारी गर्नको लागि म छु। मैले जति पनि कागजहरू बुझाउनु थियो गृहमन्त्रीजीलाई बुझाइसके। उहाँले भोलि पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पर्सि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीहरूको मुद्दालाई चुनावसँग जोडेर हेर्यौं भने हामीलाई नोक्सान हुन्छ। हामीहरूको मुद्दा अलगै हो, यो चुनाव अलगै हो। दुईटैलाई अलग अलग सोचेर तपाईहरु त्यसलाई सोचिदिनु होला। तर म यति तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, अघि पनि भने हामीहरूका दुईटै समाधान हुन्छन्। भारतीय जनता पार्टीले नै गर्छ र मोदीजीकै सरकारले नै गर्ने अवश्य छ। आज मलाई एउटा राम्रो कविता बिहानै कसैले दिए, एउटा सुनाउनु मन लाग्यो। समय हुँदै लाग्यो, अब अध्यक्षजीले पनि बोल्नु छ।
तर 3-4 नाइन यसो ट्राई गर्छु है। गर्नै पर्छ। हुन्छ नि। भारत माता की जय। गोर्खा। हेर्नु चिया बगानका लागि कानुन पास भइसक्यो। अब आउँदो दिनमा चिया बगान, सिन्कोना बगान र सबै श्रमिकहरूले आउँदो दिनमा मिनिमम वेज कम से कम 350 रुपियाँ अवश्य पाउँछन्। 350 रुपियाँ। र अगर मालिक वर्गले जुत्ता दिएको, चप्पल दिएको, छाता दिएको पैसा काटो भने पनि कम से कम 300 रुपियाँ अवश्य दिनुपर्छ। हेर्नु 300 भन्दा कमले हुँदैन। यो 202 रुपियाँको यो लोलीपप त चुनावको लोलीपप मात्रै हो, त्यो पनि लिँदै गर्नु। हामीहरू आइसकेपछि एरियरकै साथमा तपाईहरुले कम से कम 300 रुपियाँ पाउनुहुनेछ। 1000 करोड रुपियाँ हामीहरूका आमा दिदी बहिनीहरूका लागि पनि मोदीजीले 1000 करोड रुपियाँ अस्तिको बजेटमा चिया बगानका श्रमिकहरूलाई दिनुभएको छ। अर्को कुरो पर्जापट्टाको मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, पीएले खत्म गर्नुपर्छ, कानुन ल्याउनुपर्छ। कानुन पनि आयो, अब मिनिमम वेज ग्यारेन्टी पनि आयो, हामीले पाउनेछौँ। आउँदो दिनमा भारतको संविधानमा संशोधन गरेर भए पनि हामीहरूको वन बस्तीमा बस्ने, सिन्कोना बगानमा बस्ने, चिया बगानमा बस्ने जनतालाई पर्जापट्टा दिने काम भारतीय जनता पार्टीले नै गर्नेछ। अन्तमा एउटा सानो छोटो कविता। जीवन यात्रा हो, जीवन युद्ध हो। जीवन यात्रा हो, जीवन युद्ध हो। हिँड्नु पर्छ, लड्नु पर्छ अनि हामी लक्ष्यमा पुग्नु पर्छ साथी हो। फेरि एकचोटि भन्छु, जीवन यात्रा हो, जीवन युद्ध हो। हिँड्नु पर्छ, लड्नु पर्छ अनि हामी सबै मिलेर लक्ष्यमा पुग्नु पर्छ साथी हो। बाटाका धेरै काँडा मिलेर पन्छाउनु पर्छ। बाटाका धेरै काँडाहरू मिलेर पन्छाउनु पर्छ। बाटामा धेरै ढुङ्गाहरू मैले फोर्नु पर्छ। ठेस लाग्दा लाग्दै पनि हामी अघि बढ्नु पर्छ। हाँसी हाँसी युद्ध हामीले जित्नु पर्छ। जय गोर्खा। वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम। जय गोरखा। जय हिंद। आज इस विशाल सभा में मंच पर उपस्थित यहाँ के युवा और जुझारू सांसद राजू भाई, हमारे साथ आए मेरे साथी प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष माननीय अर्जुन सिंह, हमारे भाई जेएनएलएफ का अध्यक्ष मनभी सिंह, हमारे यहाँ के पॉपुलर एमएलए नीरज जिम्बा, हमारे पहाड़ की जिला के अध्यक्ष भाजपा के अध्यापक श्री कल्याण दिबांग और माननीय स्वराज थापा, मनोज दिबांग, हमारे एक्स प्रेसिडेंट रोका राजू, बीपी बाजूई, और एलएम लामा, हमारे वरिष्ठ नेता और बहुत सारे नेता यहाँ बैठे हुए हैं। समय कम है, उनके साथ आपका परिचय है, लेकिन सर्वोपरि आज की ये जो सभा है जिसमें इतने देर से आप लोग खड़े हैं और भाषण सुन रहे हैं, यहाँ पहाड़ के मेरे भाई और मेरे बहनें सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद, अभिनंदन। देख रहा था तो मोहन भाई को मैंने पूछा कि 2 झंडा में 2 प्रकार, एक में कुकरी और एक में कमल, दोनों हाथ में पहले से कमल लेके खड़े हैं हमारे बहनें, नारी वाहिनी की प्रतीक है। तो पहाड़ ने दोनों हाथ में 2 ले ली, पहाड़ की प्रतीक कुकरी गोरखा की और राष्ट्रीय पार्टी सरकार की प्रतीक कमल साथ है। आज दोनों साथ चलेंगे पहाड़ के विकास के लिए, इसलिए पहाड़ को कोई धोखा नहीं दे सकता है। मित्रों, मुझे बहुत दुख है, मैं 3 साल पहले आया था, शायद कुछ लोग मुझे उस समय देखे हैं, जो हादसा हुआ था दुर्गा पूजा के बाद, विजया के बाद। हमारे पहाड़ के भाई बहनें उस समय जो विपद से, संकट से जूझ रहे थे, उनके साथ खड़ा होने के लिए मैं विजया सम्मेलन के लिए आया था। लेकिन यहाँ के कुछ लोग हमारे पीछे गुंडा लगा दिया, हमारे ऊपर आक्रमण किया। हमारे जो मित्र थे, मनोज भाई यहाँ है और भी सागर था, हमारे उपाध्यक्ष और जयप्रकाश मजुमदार, मेरे ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। हमने थाना में जाके अपना सुरक्षा की। लेकिन जिस समय पहाड़ जल रहा था, यहाँ की गरीब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, मुझे मालूम है कई लोगों को उस समय मिला। ऐसे परिवार था
7-7 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला। माताओं ने ना खुद खाए ना घर वालों को खिला पाए। उस समय हम सिलीगुड़ी से ट्रक में अनाज भेजते थे, यहाँ राशन भेजते थे, लेकिन टीएमसी के गुंडे नीचे उसको लूट लेते थे। दिनों दिन तक पहाड़ के लोगों को खाना नहीं मिला। मैं देखने आया था, और कोई नेता 3 साल तक पहाड़ में नहीं आया था क्या? यहाँ के नेता भी यहाँ से भाग गए थे। पुलिस का अत्याचार से सैकड़ों लोग पहाड़ से दूर थे। आज भी कई सौ लोग पहाड़ में घुस नहीं पाए, उनके ऊपर 50-50 केसेस हैं। ऐसे कुछ हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं जिनके ऊपर 50-50 केसेस हैं, लेकिन उन्होंने भी पहाड़ वासियों को नहीं छोड़ा, इतना अत्याचार झेला, फिर भी साथ है। फिर एक बार परिवर्तन के लिए भाजपा का झंडा अपने हाथ में उठाए हैं। इसलिए फिर एक बार मैं आया। पिछले चुनाव के समय में मुझे आने की इच्छा थी, आप लोगों से मिलने की इच्छा थी, लेकिन परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, पुलिस ने अनुमति नहीं दी, लेकिन मैं नहीं आया। लेकिन आप लोगों ने हमारे जुझारू नेता नीरज जिम्बा को यहाँ से एमएलए बना करके विधानसभा में भेजा। आपकी प्रतिनिधि है वहां। मित्रों, जो समय किया उसको याद करना चाहिए। किसने हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया? जिस हाथ ने अत्याचार किया, इतने लोगों को मारा, हमारे नौजवानों को गोली से भून दिया, डंडा से मारा, उनको ट्रीटमेंट तक करने नहीं दिया, वो हॉस्पिटल ले जाने तक नहीं दिया। वो काला हाथ ममता दीदी के हाथ के साथ हमारे मित्र बिमल दाजू ने हाथ मिला लिया। मुझे यही दुख है, जिन्होंने पहाड़ वासियों को इतना यातना दिया, इतना अत्याचार किया, पहाड़ के युवाओं को मारा, और आप पहाड़ के नेता होके कौन सा मजबूरी थी कि आज दीदी के साथ हाथ मिला लिया? हम आपके साथ हैं, पूरा देश आज पहाड़ के साथ है, आप लोगों के साथ है, आपको न्याय हम दिलाएंगे, ये हमारा संकल्प है। इसलिए नौजवान एमपी को आपके साथ भेजा है, आपके लिए दिल्ली से पहाड़ तक वो लड़ाई कर रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर आपके साथ है, पूरा सरकार आपके साथ है, और बार बार हमारे मंत्री, हमारे नेता आकर के यही बात बोलते हैं कि यहाँ के लोगों की जो संकल्प है, जो सपने हैं, उसको हम सफल करेंगे, और देश के संविधान के दायरे में इसका चर्चा करके, चाहे 11 जाति का ट्राइबल रिजर्वेशन का हो, चाहे और सारे बातें हो, उसको राजनीतिक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, ये हम मानते हैं। और हमारे चुनाव की जो संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो, उसमें बार बार हम उल्लेख करते हैं। क्यों? हम जानते हैं पहाड़ के लोगों की एक सेंटीमेंट है, पहाड़ के लोगों की अपनी भाषा है, संस्कृति है, उसको मिटाने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई जबरदस्ती किसी के ऊपर भाषा नहीं थोप सकता। अपना मातृभाषा हमको सबसे प्यारा है। मैं बांग्ला भाषी हूँ, मैं बांग्ला बात करता हूँ, सबसे मुझे सुकून मिलती है बांग्ला में बात करने के लिए, लेकिन देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यहाँ की लोगों की भाषा नेपाली है, मुझे भी नेपाली उतना ही प्यारा है जैसा हिंदी प्यारा है, जैसा बांग्ला प्यारा है। हर भाषा का बराबर मर्यादा सम्मान होना चाहिए, और हमारी संविधान भी अधिकार देती है, और हम उसको मानते हैं। मित्रों, मैंने पहाड़ में कई बार इसके पहले भी आया है, यहाँ के लोगों के परिवार में मैंने भोजन भी किया है, इसीलिए उस समय जो हमारे ऊपर बीता, जिस प्रकार से पहाड़ के लोगों पर यातना दिया गया, वो मैंने देखा, और उसका भागीदार मुझे भी होना पड़ा, मेरे ऊपर भी अत्याचार हुआ है। इसलिए पहाड़ के साथ हमारा आत्मिक जोग है। मौका मिलते ही हम आते हैं, यहाँ के नेता जब आते हैं हम मिलते हैं कलकत्ता में, और दिल्ली में हमारे बड़े नेताओं के साथ बार बार मीटिंग होता है। इसलिए जो आपकी डिमांड है उसका पूरा हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, लड़ाई करेंगे। आज बहुत खुशी की बात है, आज सब साथ आए हैं, आप सब पार्टी अपना अपना अस्तित्व बचा करके पहाड़ के लिए हम सब लड़ाई करेंगे। देश की संविधान को, कानून को मानते हुए हम लड़ाई करेंगे, और यहाँ के लोगों को सपना को पूरा करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब से आपने हमारे एमपी को जिताया 9 साल से, लगातार 10 साल 12 साल आपके साथ हैं, और जब तक हम राजनीति करेंगे साथ रहेंगे, और जब तक आपका एक एक डिमांड पूरा नहीं होता है, हम बार बार दिल्ली जाके गुहार लगाएंगे, हमारे नेताओं को बोलेंगे, और सरकार को बार बार गुहार लगाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, और पार्लियामेंट में बार बार बात को उठाएंगे। आपका युवा सांसद हर दिन कोई ना कोई पहाड़ का विषय लेके खड़ा हो जाते हैं, और वहां बोलते हैं, आप सुनते भी हैं, क्योंकि यहाँ की लोगों की डिमांड अभी तो अधूरा है, लोगों की सपना अधूरा है, लोगों का अधिकार अधूरा है। मित्रों, यहाँ दार्जिलिंग, कालिम्पोंग
शिक्षा के लिए जाना जाता था। कलकत्ता के लोग, बंगाल के बाहर के लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजते थे पढ़ाई के लिए, और आज पढ़ाई बंद हो गया। जैसे कि राजू जी ने बोला, स्कूल को मार्केट में बंद कर दिया गया, बदल दिया गया है। तो आज यहाँ के लिए भी पढ़ाई जैसी नहीं हो रही है। पूरा बंगाल का शिक्षा विभाग खत्म हो गया है और लोगों को यहाँ भेजने की इच्छा नहीं होती है। एक बार जिंदगी में कोई भी बंगाल का आदमी दार्जिलिंग आना चाहता है, ये सपना होता है, एक बार जाएंगे दार्जिलिंग देखेंगे, लेकिन आज लोग घबराते हैं आने के लिए। पिछले 3 साल से टूरिज्म डगमगा गया है और टूरिज्म हमारे यहाँ के लिए सबसे बड़ा आमदनी का माध्यम है। लाखों हजारों युवा जिनको काम नहीं मिलता, गाड़ी है घर में पड़ा हुआ है, ड्राइवर है उसके लिए काम नहीं है, जो लेबर है उसके लिए काम नहीं है, जो यहाँ की एजेंट है उनके लिए काम नहीं है। टी गार्डन की हालत खराब है, कितना टी गार्डन बंद है। हम लोगों ने कई बार विधानसभा में मामला उठाया और यहाँ की जो मंत्री है वो सीधा बोलते नहीं 100 टी गार्डन चल रहा है। शायद वो कभी दार्जिलिंग आए नहीं है, डुअर्स आए नहीं है, यहाँ के लोगों को दुख को देखा नहीं है कि किस ढंग से किस प्रकार से लोग जीते हैं। यहाँ पानी की कमी है, यहाँ लोगों की कमाई नहीं है और इतने सारे नौजवान हैं इनके पास काम नहीं है। हम जानते हैं पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी वो पहाड़ में नहीं रहता है, उनको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। पानी यही होती है, साल भर बारिश होती है, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता है। माताओं को चिंता करना पड़ता है, 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर से पीने की पानी लाना पड़ता है। लेकिन केंद्रीय सरकार बार-बार पैसा देता है, वो पैसा खर्चा नहीं होता है या तो लूट हो जाता है। लोगों ने अमीर बन गए, लेकिन पहाड़ के लोगों की जिंदगी का परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए हम परिवर्तन यात्रा निकाले हैं। सही परिवर्तन, सच्चा परिवर्तन बंगाल को और पहाड़ को होना चाहिए, इसलिए भाजपा लड़ाई कर रही है। देखिए हमारी सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा आसाम का समस्या को समाधान किया, बोडोलैंड का, कश्मीर का 70 साल पुराना प्रॉब्लम था जो पूरा इंटरनेशनल प्रॉब्लम बना दिया थे लोगों ने, उसको समाधान किया। वहां चुनाव हो रहा है, लद्दाख में चुनाव हो रहा है, लेकिन दार्जिलिंग में जीटीए में चुनाव नहीं हुआ। 1 साल से लंबित है, चुनाव नहीं है। हम लोगों को बुद्धू बना करके एक झुंझुना पकड़ा दिया है जीटीए, लोगों को कुछ नहीं मिला। ना जीटीए का कोई पावर है स्वतंत्र रूप से काम करने का, ना उसके माध्यम से कोई परिवर्तन हुआ है। इसलिए मन भाई ने ठीक बोला है, इस जीटीए को डस्टबिन में फेंक दो। इन लोगों के हाथ में पावर दो, तो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, अपना भाग्य को बनाएंगे। पहाड़ के लोगों में इतना हिम्मत है, इतना ताकत है, इतना योग्यता है, वो पहाड़ को बदल सकते हैं, पहाड़ के लोगों को भाग्य को बदल सकते हैं। इस प्रकार लोग यहाँ पहाड़ में हैं। हम चाहते हैं यहाँ के युवा राजनीति में आए और राजनीति में नेतृत्व करके पहाड़ की राजनीति को बदले, पहाड़ के लोगों को भाग्य को बदले। हम पूरा साथ देंगे, ये हमारी पूरी संकल्प आपके सामने है। बहुत दिन के बाद मैं 3 साल के बाद आया पहाड़ के लोगों के साथ मिलने के लिए, बहुत खुशी हुई। इतने सारे संख्या में आप यहाँ उपस्थित हैं, मेरा भी हिम्मत बढ़ा है लड़ाई करने के लिए और इच्छा शक्ति बढ़ी है। खाली पहाड़ नहीं, पूरा बंगाल को हम बदलेंगे। ये जो सरकार है ये ना गरीबों को देखता है, ना अमीरों को देखता है, ना युवाओं को देखता है, ना महिलाओं को, ना किसान को, ना श्रमिक को। मित्रों, देश भर में गरीब लोगों को मोदी जी ने साल में 5 लाख रुपया एक परिवार को दिया है। आयुष्मान योजना में आज चिकित्सा का खर्चा बहुत बढ़ गया है। बड़े हॉस्पिटल में जाना है तो लाखों खर्चा होता है, गरीब के पास नहीं है। हमारे बंगाल में 4.5 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो सकते थे, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ लागू करने नहीं देती है। हमारे बंगाल के किसान जो 5 रुपए में आलू बेचते हैं वो 50 रुपए में खरीद के खाते हैं। यह स्थिति है। धान सरकार 1868 रुपया का प्रति क्विंटल सहायक मूल्य देता है, लेकिन यहाँ के किसान को 1200 रुपया से ज्यादा नहीं मिलता है। यह सारा ऐसे दलाल लोग हैं, दीदी के भाई लोग सारा लूट लेते हैं। दीदी के राज में कोई खुश नहीं है। मोदी एक गरीब परिवार के बेटा है, इसलिए गरीब परिवार के माताओं की समस्या जानते थे। माँ को देखा है खाना बनाते हुए आंख से पानी गिरती थी, आंसू गिरता था। उनका संकल्प था कभी मौका मिलेगा तो माताओं की आंसू पोंछेंगे। सत्ता में आते ही घर घर में उज्ज्वला योजना का गैस पहुंचा है। गैस दिया कि नहीं? कोई नहीं सोचा था कि फ्री में कभी गैस कनेक्शन होगा। उनकी पति नहीं दे पाए, बेटा नहीं दे पाए, लेकिन मोदी जी दिए। और ये जो लॉकडाउन हो गया है, उस समय जब हम चिंतित थे क्या खाएंगे, काम बंद है, व्यवसाय बंद है, दुकान बंद है,
आना जाना बंद हो गया है, गाड़ी बंद है, क्या करेंगे? मोदी जी ने बोला चिंता मत करिए, हम सबको राशन देंगे। 6 महीना से फ्री में राशन खिलाया। किसी देश में कभी कोई, ना तो इस देश में ना दुनिया में कोई खिलाया है। एक आदमी का देश में मौत नहीं हुआ भुखमरी में। मोदी जी ने घर घर पहुंचाया, लेकिन दीदी का भाई लोग बीच में कुछ लूट लिया। 5 किलो की जगह 4 किलो 3 किलो दिया, लेकिन लोगों ने जिंदा रहा खा पी करके। और वो जानते थे खाली चावल दाल से नहीं होगा, गैस भी फ्री में 3 सिलेंडर दिए जिनके पास कनेक्शन था। उतना ही नहीं है कि घर में सब्जी नहीं है, सब्जी खरीदना पड़ेगा, तेल मसाला खरीदना पड़ेगा, इसलिए हर महीना महिलाओं के नाम पर 500 रुपया दिया। 20 करोड़ परिवार में दिया उन्हें, फ्री गैस, फ्री राशन, फ्री 500 रुपया। और आज देश के गरीब जो कभी नहीं सोचा था कि उसका सर पर पक्का मकान होगा, उसका सर पर पक्का छात बन रहा है, घर में पक्का शौचालय बन रहा है। लेकिन यहाँ दीदी के कारण बंगाल के लोगों को वो सुविधा नहीं मिल रही है। इसलिए हम चाहते हैं जैसा बीजेपी का सरकार है दिल्ली में, मोदी का सरकार, बंगाल में भी बीजेपी का सरकार हो और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं उसका लाभ बंगाल के लोगों को मिले। इसीलिए परिवर्तन चाहिए, और उस परिवर्तन में पूरा बंगाल के लोगों का परिवर्तन होगा, पहाड़ का भी परिवर्तन होगा। और ये बात मैं बोलने के लिए आपके पास आया हूं। मेरे मित्र जो पहाड़ से जाते हैं, हम मिलते हैं, चर्चा करते हैं, दिल्ली में नेताओं से मिलवाते हैं, उनकी बात वहां रखते हैं। और हमारी सरकार आपके सारे डिमांड पर पूरा दिल दिमाग से सोच रही है इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए। आप इसलिए जितने बार भी कार्रवाई शुरू होती है, जितने बार भी चर्चा शुरू होती है, बीच में ममता बनर्जी आकर के उसको रोक देती है। वो जाती नहीं चर्चा में, दिल्ली बुलाने से जो 3 पक्षीय चर्चा होना चाहिए, ममता बनर्जी बीच में अड़ंगा डालकर उसको बंद कर देती है। इसलिए ये जो स्पीड ब्रेकर सरकार है बंगाल में, हर चीज को रोकने वाली सरकार है, रेशन को रोक देती है, केंद्र सरकार की योजनाओं को रोक देती है, पहाड़ की डिमांड की चर्चा को रोक देती है। ये स्पीड ब्रेकर सरकार अगले चुनाव में इसको उठा के फेंक दीजिए, सीधा दिल्ली का संबंध होगा, वहां मोदी राज, यहाँ मोदी राज, बंगाल की उन्नति होगी, परिवर्तन होगी। और हम सभी का कल्पना जो है, सपना जो है, बंगाल के साथ पहाड़ का सीधा रिश्ता हो। हमारे भाइयों को हमसे कोई नहीं दूर कर सकता है। हम आधा दिन खाएंगे आधा रोटी, तो यहाँ के लोग भी आधा रोटी खाएंगे। हम भरपेट भोजन करेंगे तो पहाड़ के लोग भी भरपेट भोजन करेंगे। उनका पूरा हक है देश के विकास का अधिकार लेने का। इसलिए मित्रों, आज की जो सभा है ये बताता है अगला जो चुनाव आएगा परिवर्तन जरूर होगा। हमने स्लोगन लगाया था 19 में हाफ और 21 में साफ। आपने 19 में हाफ किया है और 21 में जरूर साफ होगा। यहाँ की सरकार, नया सरकार आएगा, नया बंगाल बनेगा, सोनार बंगला बनेगा, हम सभी का सपना पूरा होगा। इसी के साथ सबको धन्यवाद। भारत माता की जय।